इस वक्त हमारे साथ अब इस सेशन में जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा। आप विंध्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ग्वालियर से हैं, स्वागत आपका मंच पर। और इंजीनियर कल्पना पटेल, आप चेयरमैन हैं विहान हॉस्पिटल रीवा। इंजीनियर कल्पना पटेल जी, प्लीज़ आप भी मंच पर आएं। और आइए अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अब स्वास्थ्य पर, क्योंकि आपके दिल की भी बात होगी, आपके स्वास्थ्य की भी बात होगी। क्योंकि ज़रूरी यही है कि पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और दूसरा सुख है घर में माया। तो पहला सुख निरोगी काया तभी संपन्न है जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान देंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूं कि विंध्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, विंध्य में हम विंध्या हॉस्पिटल की बात करें तो आप इसके योगदान को कैसे बताना चाहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आपका हॉस्पिटल आगे काम कर रहा है? रिसर्च सेंटर के तौर पर क्या नया रिसर्च कर रहा है? मैं बेसिकली रीवा से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन बाहर हुई। मैंने एमसीएच की पढ़ाई बॉम्बे से की। थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए, जैसे हम लोग पकड़ते हैं। बस आज आप रिपोर्टर के साथ साथ बड़ी भूमिका निभा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं लगभग 15 साल पहले रीवा आया था जी। हमारे पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान सब रीवा में ही है, इसीलिए मैं वापस रीवा आया। मेरे नाना भी यहाँ टीआरएस कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल थे श्री एसपी दुबे जी। तो बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद जब मैं रीवा आया तो उस समय सिचुएशन बहुत अलग थी हेल्थ की। रीवा में बहुत सारे चैलेंजेस थे, डॉक्टर्स बहुत कम थे, स्टाफ बहुत कम था, छोटे हॉस्पिटल्स थे। उसमें हॉस्पिटल्स तो थे नहीं, छोटे नर्सिंग होम्स थे, तो काम करना बहुत चैलेंजिंग था। फिर हमारे नाना ने हमें लैंड दी कि आप खुद अपना डेवलप करो, बनाओ। और उसके बाद हमने 2014 में, लगभग 10 साल पहले, विंध्या हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। जी। हॉस्पिटल हमारा पहला रीवा का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। उसमें हमने सारी डायग्नोस्टिक और मेजॉरिटी ब्रांचेज कवर करी। इनिशियली हमको हॉस्पिटल रन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। उस समय डॉक्टर्स बहुत कम थे। क्या है, किसी भी ट्रीटमेंट को लेके मल्टीपल ब्रांचेज के डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तब से लेके आज को कंपेयर करें तो आज हमारे पास लगभग हर ब्रांच के डॉक्टर्स हैं। शहर में, रीवा में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, ओंको सर्जन हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। पहले कोई नहीं था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोग कम हैं, अच्छे स्टाफ कम हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर्स बढ़ते गए, नए हॉस्पिटल्स भी आए, गवर्नमेंट में भी अच्छा काम हुआ, प्राइवेट में भी। तो अब काम करना पहले के कंपैरिजन में बहुत प्लीजेंट है, और हम पेशेंट को जो मल्टी स्पेशलिटी केयर देना चाहिए वो वास्तव में दे पा रहे हैं। मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि अब काम करना क्यों इतना आरामदायक है, प्लीजेंट है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कल्पना जी, इंजीनियर कल्पना जी, हम डॉक्टर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, और आपने इंजीनियरिंग की है और विहान हॉस्पिटल के आप चेयरमैन हैं। आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम कर रहा है, और आपने कैसे सोचा कि एक हॉस्पिटल को रन किया जाए? बेसिकली मैं तो हूँ इंजीनियर, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं एक्चुअली जी। और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के लिए जो भी पॉसिबल था हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में लेके उनका काम करने का कंटिन्यूसली एक ड्रीम था। उस ड्रीम के लिए हमने सोचा कि मतलब रीवा बहुत ज़्यादा पेएबल पीपल्स का क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सारी ट्रीटमेंट को लेके या एजुकेशन को लेके जब पेमेंट की बात आती है तो बहुत बार लोग सफ़र करते हैं और बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो हमने सोचा एक बेसिक ट्रीटमेंट और साथ में मल्टी स्पेशलिटी को भी साथ में लेकर चलें, जिससे हम कम से कम में लोगों को एक अच्छी सहायता, स्वास्थ्य सुविधा दे सके। साथ में हम एक छोटा सा एनजीओ भी चलाते हैं एजुकेशन को लेके। तो दोनों पे हम कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे थे। तो फिर हमने हॉस्पिटल डालने का तय किया, और उसमें मैं एक्चुअली हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA भी हूँ। तो फिर हमने हॉस्पिटल डालने का सोचा और फिर उसको प्रॉपरली रन करा रहे हैं। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि सरकार अपनी कई सारी योजनाएं चलाती हैं। सरकार की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो
गरीब जनता, खास तौर से जिनके पास उतने पैसे नहीं है लेकिन इलाज तो ज़रूरी है, उनके लिए योजना चलाई जाए। आपका हॉस्पिटल उस योजना को कैसे आगे बढ़ाते हुए लोगों को इलाज दे रहा है, और कुछ चुनौती हो तो वो भी बताइए। आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं अपन। एक्चुअली अपन चीज़ों को अगर पेशेंट के एंगल से सोचें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं कि एक पेशेंट को जिसको बीमारी है उसे क्या चाहिए। उसे चाहिए अच्छा ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट, सेकंड एफोर्डिंग ट्रीटमेंट जो उसके रीच में हो, और तीसरा इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट जो उसे तुरंत मिल पाए। ये 3 पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर कुछ चैलेंजेज हैं। प्राइवेट सेक्टर में कॉस्ट एक इशू है। कॉस्ट इशू है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसे कौन देता है? पेशेंट ही देता है, पेशेंट को ही देना पड़ता है, तो वो एक इशू है। तो इसको कैसे अपन इम्प्रूव करें? गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान योजना चलाई है ये एक गेम चेंजर है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके पीछे का जो थॉट है वो बहुत ही नोबल है। पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट हो पाए, पेशेंट के पैसे नहीं लगें, पेशेंट का जल्दी ट्रीटमेंट हो पाए। देखिए, देश की 70% हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर द्वारा रन होती हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितना भी कोशिश कर लें वो ओवरलोडेड हैं। वो क्वालिटी दे ही नहीं पाते जो चाहिए, क्योंकि वो ओवरलोडेड हैं। चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। तो 70% सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही। तो उन हॉस्पिटल्स को भी मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना, जैसे पेशेंट है उसका तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले भी फ्री में ट्रीटमेंट होता था जी, आयुष्मान आने के बाद भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुष्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना। आयुष्मान योजना का जो रियल बेनिफिट पेशेंट को मिलना है वो प्राइवेट में ही मिलना है जी, जिससे कि उसका बेटर ट्रीटमेंट और अर्ली ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और हम जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई 2018 से, तब से हम इस स्कीम को अपने हॉस्पिटल में लागू किए हुए हैं। और हमने मोर देन 20,000 पेशेंट्स का इस स्कीम में ऑपरेशन किया है। इस पर तालियां हो जाएं। 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ये ज़्यादा सर्जरीज की बात है, बाकी तो लाखों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है जी। पहले जब हम स्टार्ट किए थे, हम महीने की अगर 100 मेजर सर्जरीज करते थे, तो आज हम 300 से ज़्यादा मेजर सर्जरीज करते हैं। जो पेशेंट पहले हमारे पास नहीं आ पाता था, हम चाहकर नहीं कर पाते थे ट्रीटमेंट, वो सारे पेशेंट्स अब हमारे पास आ रहे हैं। जितनी भी मेजर सर्जरीज होती हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, ओंको सर्जरी हो, यूरो सर्जरी हो, यानी सब कुछ फायदा हमारे मिल यहाँ रहा हो है। रही है। फायदा बिल्कुल मिल मिल रहा रहा है। बिल्कुल। आयुष्मान योजना से बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। इस कल्पना- योजना की ज़रूर कुछ चैलेंजेस हैं जिसके जी। बारे में मैं बात करूँगा आपसे। जी, बताइए ना प्लीज़, चैलेंज के बारे में बात करिए। आयुष्मान योजना में सारी बीमारियां प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रीटमेंट के लिए अलाउ नहीं की गई हैं। कुछ बीमारियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए रिजर्व्ड है, जैसे कि गायनेकोलॉजी ब्रांच है, उसमें जैसे अपन नॉर्मल सुनते हैं, डिलीवरी है या सिजेरियन हिस्टेक्टोमी है, ये इनकी परमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं है। जनरल सर्जरी में जैसे हर्निया है, पाइल्स फिस्चुला है, इनकी परमिशन नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं, ये कॉमन बीमारियां हैं, बट इनकी परमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं दी गई है। इनको भी अगर अलाउ किया जाए तो लोगों को और फ़ायदा होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि और बीमारी इसमें ऐड ऑन हाँ। हो ताकि सभी लोगों को फायदा हो। सारे हॉस्पिटल्स इस स्कीम में काम करना चाहते हैं। जी। पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स एनकरेज हों, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, जिससे कि इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली पेशेंट को मिलना है, बिल्कुल। जो कि गवर्नमेंट की मंशा है। बिल्कुल। और कल्पना जी, आपने जैसे बताया कि आप मैनेजमेंट में MBA हैं और एक हॉस्पिटल को संभाल रही हैं। चैलेंजिंग इसमें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार Exactly. केस ऐसे सामने आते हैं जिसको लेकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके बारे में बताइए, आपका हॉस्पिटल विहान हॉस्पिटल जो काम कर रहा है वो कैसे इसको पूरा करता है? कई बार सर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जब डॉक्टर्स की टीम ये बात कहती है कि इस पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर उनका परिवार उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या उस चीज़ में आगे डिसीजन टाइम पे नहीं ले पा रहा है, तो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस उतना ही कम होते चले जाते हैं।
मैं ये नहीं जानती उस चीज़ के बारे में कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। लेट सपोज किसी को लकवा आ गया या किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, खून बहता चला जा रहा है, पेशेंट के परिजन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। उस कंडीशन में पेशेंट निरंतर सीरियस होता चला जाता है और फिर उसके बाद जब डेथ हो जाती है या ब्रेन डेड हो जाता है, उस कंडीशन में हॉस्पिटल्स के ऊपर ब्लेम भी लगते हैं। ये सारी समस्याएं भी आती हैं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं हॉस्पिटल के लिए। जैसे सर आयुष्मान की बात कर रहे थे, आयुष्मान एक बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत सभी को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि ये सर्जरी क्यों नहीं हो रही है, ये सर्जरी, ये ट्रीटमेंट आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें रिपोर्ट्स अपलोड करनी पड़ती हैं अप्रूवल लेने के लिए। जो पेशेंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अप्रूवल नहीं आ रहा है उस काम के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए, तो हाउ कैन वी ट्रीट। तो ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस हमें कंटिन्यूसली फेस करने पड़ते हैं। जहाँ कैश पेशेंट की बात आती है, वहाँ ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और दूसरा है कि एजुकेशन में भी लोगों को मतलब उस चीज़ की सीरियसनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि पेशेंट मेरा कितना सीरियस है, इसको कितनी ज़्यादा तीव्रता से इलाज की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें उसकी गंभीरता को बढ़ाती चली जाती हैं और कई बार पेशेंट लूज़ कर जाता है। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसमें आगे? फ्यूचर प्लानिंग जैसे सर पहले हमारे पास ECHS नहीं था और जो इस तरफ के इस रीजन के जो भी एक्स सर्विस मैंस थे वो सभी जबलपुर तक जाते थे और वो हमसे कंटिन्यूसली कह रहे थे कि आप ECHS ले लो जिससे हम यहीं पे ट्रीटमेंट ले सकें। तो ECHS को हमने टाई अप कराया और बाकी अब CGHS के लिए प्लानिंग है जिससे उन्हें ECHS को लेकर टाई अप हो चुका है आपका हॉस्पिटल? यस सर, हो चुका है। ये बड़ी 1.5 महीने हो चुके हैं ट्रीट करते हुए। नवंबर में हुआ है, 1 नवंबर को हमारा टाई अप हो गया है। 1.5 महीने हो चुके हैं लगभग काम करते हुए इस पे हमें। और CGHS को लेके प्लानिंग है और भी जो भी ऐसे फ्री सर्विसेज हैं कि मतलब गवर्नमेंट से हमें पेमेंट मिल जाएगी, उसकी बेसिक ही मिलती है, बहुत अच्छी पेज नहीं होती, लेकिन उसमें हम इनिशियली उनकी हेल्प कर पाते हैं क्योंकि उसमें वो पेशेंट डिसाइड करने में वक्त नहीं लेता है क्योंकि वो किसी ना किसी योजना के तहत आया हुआ व्यक्ति होता है। तो उसे ये लगता है कि जो भी मेरा ट्रीटमेंट है वो तुरंत आप प्लान करें और प्रोसीड करें, तो ये हमें सहूलियत मिलती है काम करने के लिए। तो इसलिए हम मैक्सिमम योजनाओं के साथ अपने आप को टाई अप करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो AI का ज़माना आ गया है, अब तो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, AI की मदद ली जा रही है। आपका हॉस्पिटल क्या इस दिशा में आगे सोच रहा है कि इसकी भी मदद ली जाएगी फ्यूचर में? विंध्य के लोगों को, रीवा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मदद ली जाएगी और AI पिछले अगले 4-5 सालों में तो सारा सिचुएशन ये बदल के रख देगा, बट अभी थोड़ा टाइम है इसको आने में। बट जब ये आएगा तब तो डेफिनेटली सबको इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और इसके अपने बहुत फ़ायदे हैं, बिल्कुल किया जाएगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब देखते हैं कि आजकल मरीजों में एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि कोई भी बीमारी हो, गूगल पे सर्च करते हैं तो आरे डॉक्टर वो खुद बन जाते हैं। आप इस चीज़ को एनकाउंटर करते होंगे, फेस करते होंगे कि कैसे उन्हें फिर समझाया जाए कि गूगल पे लिखा हुआ हर सच नहीं होता है। इस चुनौती को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये गूगलोफोबिया है। क्या है? गूगलोफोबिया। अच्छा, हम इसे गूगलोफोबिया कहते हैं। हाँ। पेशेंट आता है पसीना पसीना और छोटी सी प्रॉब्लम जिसके कि छोटी से इलाज से ही ट्रीट हो सकती है, बहुत इजीली ट्रीट हो सकती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लेता है कि इससे हमें कैंसर हो जाएगा, या इससे हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि भाई आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से शेयर करिए। आप आंख मूंद करके गूगल में कुछ भी मत पढ़िए, उसके अपने बहुत नुकसान है। लोग साइकोलॉजिकली मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुतों को डिप्रेशन में जाते हुए, जिनको कि बार बार काउंसलिंग लगती है कि भाई वो जो दिखा रहा है वो आपको नहीं है, आपको एक छोटी प्रॉब्लम है, और जो भी है आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करिए जिससे आप रेगुलर मिल सकते हैं, जो आपको पर्सनली देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उस पर भरोसा करिए कि बजाय गूगल के। ये बड़ी बात है और आप लोगों के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा करिए। लेकिन कल्पना जी, अब मरीज़ जो होता है वो ये सोचता है कि उसको इलाज तुरंत मिले, असर तुरंत हो। कई बार ऐसी चीज़ें आपके हॉस्पिटल में होती है कि मरीज़ कहता है कि हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं 10 दिन में। बहुत बार ऐसा होता है सर, मरीज को लगता है मैं तो बुखार के कारण से आया हूँ, हाँ। मेरा बुखार उतर क्यों नहीं रहा है, जबकि बुखार के शायद 20,000, 25,000, 50,000 कारण हो सकते हैं। उसे ढूंढने में भी कई बार डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा है मरीज का। लेकिन फिर भी पेशेंट को लगता है कि मेरा बुखार ही नहीं उतार पा रहा है डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम बहुत अच्छा है, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। ये ऐसे केसेस के चैलेंजेस होते हैं। साथ ही मतलब जैसा अभी सर बता रहे थे कि गूगलोफोबिया है, तो सोसाइटी मिथ भी है सर। सोसाइटी मिथ ऐसा है कि दवाई नहीं खाना है अदरवाइज इसकी हैबिट लग जाएगी मुझे।
डायबिटीज़ हुआ है तो पेशेंट को दवाई दी गई तो अरे नहीं ये तो मैं टहल के ठीक कर लूँगा, और उसके ड्यूरेशन में उसने दवाई नहीं खाई और उसकी किडनी खराब हो गई, तो उसने एक मेजर बीमारी को बुला लिया। लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स रेगुलरली अभी भी रीवा में तो जनरली देखने को मिलता है कि गूगलोफोबिया के साथ में हर जगह सोसाइटी मुझे में लगता है हर जगह है। और डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि अब चूंकि हम इस सब चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है, विंध्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अब आप क्या आगे सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? पर्सनली अगर हम अपनी बात करें तो हम भी एक कैंसर यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। एक रेडियोथेरेपी यूनिट होगी जिसमें कि रेडियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहेंगे। तो एक कैंसर यूनिट का हम एक्सपांशन करने वाले हैं। बाकी रीवा में हर ब्रांच के लगभग बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले 10 साल 15 साल पहले से कंपेयर करें तो लोगों को क्वालिटी सर्विसेज शहर में ही मिल पा रही हैं। बहुत सारे लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था, उनका जाना बहुत कम हो गया है। और ऐसी उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, तो चीज़ें और इम्प्रूव होनी ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज मैं आपके मंच से देना चाहूँगा। जरूर जरूर। हम लोग केवल बीमारी की बात करते हैं कि ये बीमारी हो गई, इसका ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारी बीमारियां आजकल हैं जिनको कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड। नॉन कम्युनिकेबल जो कि आजकल ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिवर डिसीजेज, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका कि प्राइमरी प्रिवेंशन, रोकथाम संभव है। अगर हम इनको होने ही ना दें तो इनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लोड है गवर्नमेंट, ये हॉस्पिटल्स या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पे, ये कम हो जाएगा। तो ये कैसे हो? तो 3-4 मेजर चीज़ें हैं जिन पे कि सबको फोकस करना चाहिए, जिसकी हम कम बातें करते हैं। बिल्कुल। पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट जी, दूसरा डाइट कि बाहर का खाना कम करें, हेल्दी फूड लें जी, तीसरा वेट कंट्रोल जी, वेट बहुत सारी बीमारियों का एक मेजर कारण है अगर वेट कंट्रोल करें। चौथा, ये जो टोबैको, अल्कोहल, नशे वाली चीजें हैं, इनसे दूर रहें। मुझे पूरी अगर हम ये 3-4 चीजें कर ले जाएंगे तो इन बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी इस बात को सब लोग सुन रहे हैं और इसको मानेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाल मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंजीनियर कल्पना पटेल जी, आप लगातार आगे ऐसे ही हॉस्पिटल का संचालन करने के साथ लोगों के लिए काम करते रहें। एक मैसेज मैं भी देना चाहूँगी इस मंच से कि आप लोग सभी को कम से कम एजुकेट करिए। अपने आसपास सोसाइटी में भी जितने लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो होने वाली बीमारियां, उनसे होने वाले आगे जो समस्याएं हो सकती हैं और जो समाज में कुरीतियां फैलती हैं या मिथ्स होते हैं, उससे वो अवेयर रह सके। कम से कम इसके लिए तो वो सशक्त होंगे और कल को अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जी और इंजीनियर कल्पना पटेल जी, विहान हॉस्पिटल के द्वारा आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार।